Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, I welcome you all again. I am your chemistry tutor, Yasir sir, and this is video lecture number total, overall video lecture number 19. And so far as a part ionic equilibrium is concerned, this is video lecture number 2. So my dear students, वीडियो लेक्चर नंबर 18 यानी कि इसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर तो आपने देखा होगा, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो है सीखी और हमने ये कहा दैट आयोनिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं इन्वॉल्विंग द आयोन्स। जब आप इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट पढ़ते हो इन्वॉल्विंग द आयोन्स, उसको हम आयोनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि आयोनिक इक्विलिब्रियम जो है वो खाली वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दिखाते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है डियर स्टूडेंट्स वो है आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। आज हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही एग्जाम्पल लेंगे, वीक एसिड का भी लेंगे और वीक बेस का भी लेंगे, और डायरेक्टली हम एग्जाम्पल देके आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ काम, मैं एक वीक एसिड लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे लूंगा एक वीक एसिड लेता हूँ, मैं वीक एसिड। देखिए मैं एक वीक एसिड लूंगा और इस वीक एसिड की मुझे जो है डिसोसिएशन पढ़नी है और मुझे आयोनिक इक्विलिब्रियम इसमें सीखना है। देखिए चलिए मैं एक वीक एसिड लेता हूँ, बहुत ही सिंपल वीक एसिड है, दैट इज CH3COOH। सबको पता है ये CH3COOH, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं थोड़ा डायरेक्ट फॉर्म में लिखूँ इसको मैं ऐसे लिखता हूँ CH3COOH। सबको पता है ये वीक एसिड है और इसको एसिटिक एसिड कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। मैं क्या करूंगा, इसका काम मैं पानी में डालूंगा ये, क्योंकि मुझे पानी में डिसॉल्व करना है। मैंने पानी में डाला यानी कि H2O में डाला, तो व्हाट विल हैपन, सिंस ये वीक एसिड है, सिंस ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी आयोनाइजेशन 100% नहीं होगी। तो देयरफॉर मैं जो यहाँ पे प्रोसेस दिखाऊंगा वो मैं डबल हेडेड एरो से दिखाऊंगा, यानी कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। सिंस ये एसिड है तो जब ये डिसोसिएट होगा डियर स्टूडेंट्स, एक ये देगा CH3COO नेगेटिव एक्वस फॉर्म में, श्योर, और प्लस यहाँ पे जो देगा ये देगा H प्लस। आप H प्लस भी लिख सकते हो, H3O प्लस भी लिख सकते हो, एक ही बात है। हाइड्रोनियम आयन लिखो या प्रोटॉन लिखो। तो ये आपका एसिटिक एसिड है, दिस इज वीक एसिड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये वीक एसिड है, चलो मैंने ऊपर लिखा है। ये वाटर है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आप एक्सेस में लेते हैं, और ये एसिटेट आयन है CH3CO नेगेटिव, और ये इसका जो है प्रोटॉन दिया है इसने। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है दैट सिंस द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, therefore there will be a stage when an equilibrium will be attained, since that equilibrium contains, since that equilibrium is attained in a process which contains an ion, therefore this equilibrium is known as ionic equilibrium. Actually the equilibrium is established between the ions and it is undissociated form, that is weak acid यार। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, at equilibrium, at equilibrium, एट इक्विलिब्रियम, यानी कि जब इस रिएक्शन में, जब इस प्रोसेस में इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या होगा, मैं लिखूंगा एट इक्विलिब्रियम कामा, उस टाइम जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा मैं उसको लिखूंगा K। सो K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बताओ इस प्रोसेस के लिए किसके बराबर होगा, दैट विल बी द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, दैट इज CH3CO नेगेटिव। चलो अब एक्वस में नहीं लिखूंगा, ये चीजें अंडरस्टूड है, इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, दैट इज प्रोटॉन, डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, जो कि रिएक्टेंट साइड है, एक तो है CH3COOH और दूसरा इसमें जो है वाटर है। सिंस मैंने कहा आपको कल भी, सिंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जो है दैट इज टेकन एज कांस्टेंट क्वांटिटी, बिकॉज वाटर आप यूजुअली सॉल्वेंट जो है यानी कि आप एक्सेस में लेते हो, तो ये इस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम वो ऐसे लिखेंगे, यानी कि K मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, and that is equal to CH3COO नेगेटिव, और यहाँ पे H प्लस आएगा, देखिए सबको ये पता है, डिवाइडेड बाई CH3COOH। सबको यहाँ तक समझ आ गया। देखिए अब सिंस आपको पता है ये जो K है, K इज कॉल्ड एज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है K का, ये कौन सा पैरामीटर है, कौन सी जो है यहाँ पे
इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कांस्टेंट वैल्यू तब तक होता है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे दो टर्म्स आएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट क्वांटिटी दैट इज वाटर। तो इसको हम एक और कांस्टेंट कहेंगे। पिछली बार मैंने कहा था आयोनाइजेशन कांस्टेंट, लेकिन सिंस यहाँ पे मैंने वीक एसिड लिया तो इसके बदले में मैं लिखूंगा Ka। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Ka इज इक्वल टू, देखिए CH3COO नेगेटिव इंटू H प्लस डिवाइडेड बाई CH3COOH। सबको क्लियर हो गया? देखिए इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे ब्लॉक में रखूंगा एंड लेट्स सपोज आई विल कॉल दिस एक्सप्रेशन एज एक्सप्रेशन A। माय डियर स्टूडेंट्स, वेयर Ka जो है, Ka इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर Ka जो है इसको कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट कहो, या इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, जो कि आपने ऊपर लिया एसिटिक एसिड। सो वेयर Ka इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन कांस्टेंट, और इसको आप डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कह सकते हो, जो कि वीक एसिड का है। और याद रखिए एक पर्टिकुलर एसिड के लिए एट पर्टिकुलर टेम्परेचर Ka का वैल्यू कांस्टेंट होता है, इस बात को समझिए। सो Ka का वैल्यू जो होगा इट विल बी कांस्टेंट, इसका वैल्यू भी होगा कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर, इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा फॉर पर्टिकुलर वीक एसिड। मैं ऐसे लिखता हूं W/A वीक एसिड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस बात को आप समझिए। अब देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने जा रहा हूँ। चलो यहाँ तक तो समझ आ गया आपको, ये तो बहुत सिंपल है। ये मैंने आपको वीडियो लेक्चर नंबर जो 18 है यानी कि फर्स्ट आयनिक इक्विलिब्रियम का, उसमें भी मैंने ये चीजें सिखाई आपको। और मैंने वहाँ पे Ka की जगह Ki आया था, बिकॉज मैंने वहाँ पे जनरल इलेक्ट्रोलाइट लिया। यहाँ पे मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट की जगह वीक एसिड लिया, इसलिए मैंने एसिड के लिए यहाँ पे A लिखा, जिसको आप आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहते हो। अब देखिए ये इक्वेशन में फिलहाल यहीं पे रखूंगा बिकॉज मुझे चाहिए अभी, लेकिन बाकी फिलहाल मैं इरेज करता हूं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी पहली फेज में, उस टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड कितनी थी? लेट अस सपोज मैं कहूंगा ये C मोल्स थी। देखिए कितनी थी? मैं कहूंगा सर C मोल्स थी। बात समझिए, सबको समझ आ रहा है? या चलो मैं कहूंगा इनफैक्ट उस टाइम मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो C थी। तो C क्या रिप्रेजेंट करता है? C रिप्रेजेंट करता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करूंगा, मैं सीधे लिखूंगा कि C रिप्रेजेंट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियली जब प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्या उस टाइम ये बने होंगे? बिल्कुल नहीं, बिकॉज प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुई। तो इस टाइम ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। क्लियर? धीरे धीरे प्रोसेस जब जाएगा तो इसकी डिसोसिएशन होगी। सिंस ये वीक एसिड है तो पार्शियल डिसोसिएशन होगी। जब पार्शियल डिसोसिएशन हुई इसीलिए हमने 2 एरोज लगा दिए। लेट अस सपोज इस प्रोसेस में जितनी डिसोसिएशन होनी थी कम ही होगी, लेकिन जितनी होनी थी हो गई और सिस्टम में इक्विलिब्रियम आया। तो मैं कहूंगा एट T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, यानी कि वो टाइम जहां पे इक्विलिब्रियम आता है उस टाइम को T इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेट अस सपोज अब क्या होगा सर, इस क्वांटिटी में से जो आपने C जो है मोलर कंसंट्रेशन ली, इसमें से कुछ मिलेगा और जितना मिलेगा ये भी बनेगा वो भी बनेगा। अब मान लो इसमें से कितना मिला, पहली कंसंट्रेशन कितनी थी C। देखिए अब C में से कितना रिएक्ट हुआ वो डिपेंड करेगा इस एसिटिक एसिड के लिए अल्फा का वैल्यू कितना है। बात समझिए, मैं यहां पे लिखूंगा, यानी कि अगर मेरे पास एसिड जो है वीक एसिड वो है एसिटिक एसिड, मैं लिखूंगा CH3COOH। सिंस आपको पता है ये वीक एसिड है तो इसकी जो डिसोसिएशन होगी, इसकी जो आयोनाइजेशन होगी वो 100% तो होगी नहीं, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वीक है। लेकिन जो डिसोसिएशन होगी वो किस हिसाब से होगी? वो होगी इन टर्म्स ऑफ इट इज अल्फा। अल्फा कितना होगा? इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से। ठीक है ना? लेकिन वो जो अल्फा घटेगा वो किस में घटेगा? जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया आपने, तो इसमें से कितना घटेगा, इसमें से कितना रिएक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा अल्फा कितना है। लेकिन अल्फा आप कम किसको करेंगे? जितनी इसकी कॉन्सेंट्रेशन ली आपने, तो जितनी इसकी कॉन्सेंट्रेशन ली यानी कि मैं कहूंगा कितना रिएक्ट हुआ,
कितना रिएक्ट हुआ इसमें से, मैं कहूंगा अल्फा के हिसाब से रिएक्ट हुआ, यानी कि अल्फा रिएक्ट हुआ। लेकिन अल्फा किस में, जैसे हम कहते हैं कभी कभार मेरे पास है 10,000 रुपए, देखिए मेरे पास है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए में से मुझे आप 20% दे दो, तो आप 20% आपका यहाँ पे अल्फा है, सपोज 20% आपका अल्फा है। लेकिन अल्फा किसका, जो प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पे, तो यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, यहां पे प्रिंसिपल कंसंट्रेशन कितनी, वो तो सी है, तो आपको अल्फा घटाना है प्रिंसिपल कंसंट्रेशन में से। जब अल्फा आप घटाओगे प्रिंसिपल कंसंट्रेशन में से तो वो कितना बनेगा, सी अल्फा, यानी कि आपको इसमें से घटाना है सी अल्फा, सी में से अल्फा के हिसाब से घटेगा, कितना घटेगा, सी अल्फा, यानी कि सी पहले था उसमें से सी अल्फा रिएक्ट हुआ तो बचा कितना, सी माइनस सी अल्फा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब देखिए यहां पे मैं आपको ये चीज क्लियर करूंगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया। अब जब इसमें से सी अल्फा घटा तो ये कितना बनेगा, देखो एक मोल ऑफ एसिटिक एसिड कितने स्टेट आयन देता है, 1 मोल, और 1 मोल प्रोटॉन भी देता है। अगर इसमें से सी अल्फा घटेगा तो ये भी कितना बनेगा, ये भी सी अल्फा बनेगा और ये भी सी अल्फा बनेगा। बहुत सिंपल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबको समझ आ रहा है ना माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब इक्विलिब्रियम पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड कितनी है, सी माइनस सी अल्फा। एसिटेट आयन की इक्विलिब्रियम पे कितनी है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सी अल्फा, और प्रोटॉन की भी कितनी है, सी अल्फा। तो ये वैल्यूज आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, बिकॉज यहां पे CH3COO नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन एट इक्विलिब्रियम, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन एट इक्विलिब्रियम, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड एट इक्विलिब्रियम। तो बताइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और बताइए क्या होगा। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप सब्स्टिट्यूट ये वैल्यू करोगे यहाँ पे तो क्या होगा, क्या मैं लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिखूंगा Ka इज इक्विवेलेंट टू, बताइए एसिटेट आयन की इक्विलिब्रियम पे कितनी कंसंट्रेशन है, वो तो है सी अल्फा, चलिए इनटू ये भी कितनी है, ये भी है सी अल्फा, तो मैं लिखूंगा सी अल्फा मल्टीप्लाइड बाय सी अल्फा डिवाइडेड बाय, बताओ एसिटिक एसिड CH3COH की कितनी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन, दैट इज सी माइनस सी अल्फा। सबको क्लियर हो गया। चलिए बहुत सिंपल है, सिंपलीफाई करेंगे थोड़ा सा, C मल्टीप्लाइड बाय C हो गया C का स्क्वायर, एंड अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन गया अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जरा इसमें से कॉमन निकालो C, अंदर क्या बचा 1 माइनस अल्फा। क्या ये सबको समझ आ गया? अगर आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे, C मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज C, एंड C मल्टीप्लाइड बाय अल्फा दैट इज माइनस C अल्फा। सबको क्लियर हुआ? अब देखो इसमें से स्क्वायर में 1 और ये C चला गया, जब ये चला गया जरा बचा क्या, Therefore Ka is equivalent to, देखिए C एक ही बचा लेकिन अल्फा स्क्वायर है, दैट इज C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ फिलहाल। Since for the weak electrolyte such as weak acid alpha is very less, अगर आपको याद होगा मैंने आपको पिछली बार भी बताया दैट अल्फा जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, वो इवन नियरली इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं नियरली इक्वल टू 5%, यानी कि 100% में से 5% ही डिसोसिएट होता है, तो ये बहुत कम है। इट इज वेरी लेस, इट इज वेरी लेस। अब देखिए डिनोमिनेटर में आ जाइए, सिंस अल्फा इज वेरी लेस देयरफॉर इट कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू 1, तो मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख सकता हूं since alpha is less than 1 therefore can be neglected as compared to 1, therefore can be neglected as compared to 1, तो 1 के हिसाब से आप इसको नेग्लेक्ट करेंगे। जब आपने इसको नेग्लेक्ट किया तो बताए क्या बनेगा आपको, चलो मैं इरेज करता हूं। जब आपने 1 को नेग्लेक्ट किया, अल्फा को नेग्लेक्ट किया 1 के हिसाब से, क्यों नेग्लेक्ट किया, बिकॉज अल्फा का वैल्यू लेस देन इवन 5% होता है, या तो 5% के बराबर लेंगे या उससे कम ही लेंगे, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये बहुत कम है, तो आप अल्फा को नेग्लेक्ट करेंगे। तो बताओ ये इक्वेशन क्या बनेगी, देयरफॉर मैं यहां पे लिखूंगा देयरफॉर Ka इज इक्विवेलेंट टू, ऊपर तो है ही C अल्फा स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1। देखो जब आप अल्फा को ही नेग्लेक्ट करोगे तो अल्फा नेग्लेक्ट करोगे, सो 1 माइनस अल्फा, इसका मतलब ये है 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1।
तो 1 लिखो आप नीचे या मत लिखो, वो एक ही बात है। इसका मतलब है के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। आपके लिए एक इक्वेशन आ गई। व्हाट इज के ए? इट्स द आयोनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। व्हाट इज सी? सी रिप्रेजेंट्स द इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखिए यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये, और सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के, ये भी एक ही बात हुई। के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर और सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के। लेकिन इससे मैं क्या करूंगा, मुझे बताओ अल्फा स्क्वायर किसके बराबर हो गया? अगर मुझे अल्फा निकालना होगा तो अल्फा स्क्वायर हो गया बराबर के ए डिवाइडेड बाई सी। सबको क्लियर हो गया? अल्फा इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई सी। लेकिन अगर मुझे खाली अल्फा निकालना होगा तो बताओ किसके बराबर होगा? इट विल बी अंडर रूट ऑफ स्क्वायर, जब वहां पे चढ़ेगा अंडर रूट जाएगा, तो इट विल बी के ए डिवाइडेड बाई सी। देखिए ये आपके पास एक और इक्वेशन निकल गई। देखिए मैं यहाँ पे इक्वेशंस पे स्टार डाल रहा हूँ। स्टार इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। याद रखिएगा आप एग्जाम्पल में, प्रॉब्लम में जब आपका अल्फा 5% के बराबर या 5% से कम दिया होगा तब आपको अल्फा नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉब्लम में अल्फा का वैल्यू 5% से ज्यादा दिया गया था तो तब आप अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, उस हिसाब से फिर आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे। लेकिन यूजुअली प्रॉब्लम्स में अल्फा का वैल्यू 5% के हिसाब से ही दिया जाता है, तो आप यू डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इक्वेशन आ गई, यहाँ पे एक इक्वेशन आ गई। दिस इक्वेशन रिलेट्स the degree of dissociation of a weak acid related to its ionization constant and molar concentration। देखिए ये एक इक्वेशन आ गई यहाँ पे। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, क्या इसका मतलब ये है that degree of dissociation for a weak electrolyte is inversely proportional to its molar concentration। जितनी आप क्वांटिटी एसिड की इनिशियली कम लोगे उतना उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा जाएगा, प्रोवाइडेड आप आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो है वो कम रखते हैं या ये कांस्टेंट रखते हैं। सबको समझ आया ना? और जितना आप ये ज्यादा करेंगे उतना ये कम होगा, जितना ये कम करेंगे उतना ये ज्यादा होगा, बिकॉज ये रिवर्सिबल, ये इनवर्सली रिलेटेड है। एक और यहाँ पे इसमें एक पॉइंट आ गया जो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, इस वाले पार्ट को मैं इरेज करूंगा बिकॉज ये आपने समझ लिया। आई होप कि आपने समझ लिया, बहुत सिंपल है। देखिए तो मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूं, तो अल्फा किसके बराबर आया? अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए डिवाइडेड बाई सी। ये सबको समझ आया? ये एक इक्वेशन थी। अब देखिए इसको मैं फिर से ब्लॉक में रखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस बात को आप समझिए। व्हाट इज अल्फा? इट इज अ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का हो या डिसोसिएशन का हो फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पे हमने वीक एसिड लिया। एंड C is the molar concentration initial and K is the ionization constant for that weak acid जो usually at constant temperature constant रहता है। अब इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये C है क्या? C है क्या? C को हम कहते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। आपको पता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। मान लो अगर देखिए यहां पे अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन, C ये रिप्रेजेंटेशन, मैं फिर से कह रहा हूं C इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ये सिंबल है डिनोट करने के लिए कि इसको मोलर कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। व्हाट आई वांट टू से इज दैट अगर एक मोल देखो, अगर मैं कहूंगा कि मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है 1 मोल मैंने डिसॉल्व किया है, 1 मोल मैंने डिसॉल्व किया है 1 मोल मैंने डिसॉल्व किया है V वॉल्यूम में। V वॉल्यूम में, यानी कि वॉल्यूम कितना है V, मुझे नहीं पता V, और उसमें मैंने कितना डिसॉल्व किया है 1 मोल। आपको मैं फिर से कहूंगा C जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने डिसॉल्व किए हैं कितने वॉल्यूम में, समझो बात को। अब अगर मैंने 1 मोल डिसॉल्व किया V वॉल्यूम में, समझ आ रही है ना बात? तो मुझे बताओ उस टाइम मोलर कॉन्सेंट्रेशन C किसके बराबर होगी? देयरफॉर मोलर कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने मैंने लिए 1, तो क्या उस टाइम मैं 1/V नहीं लिख सकता हूं? देखिए आप जरा सबस्टिट्यूट कीजिए वैल्यू ऑफ C फ्रॉम दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 1/V इन दिस, तो यहाँ पे C का वैल्यू सबस्टिट्यूट करो, देखिए ना, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम C का वैल्यू है वो यहाँ से आप इसमें सबस्टिट्यूट कर दो, जरा बताओ देखो क्या बनेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो बताओ अल्फा किसके बराबर होगा?
अल्फा हो गया बराबर अंडर रूट ऑफ, देखिए अब तो सिंपल है, अंडर रूट ऑफ के ए, सिंस सी विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय बी, 1 डिवाइडेड बाय बी डिवीजन ऊपर इनटू में जाएगा तो इट विल बी के ए मल्टीप्लाइड बाय बी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ, दो चीजें मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोट में, दो चीजें। पहली चीज क्या है, पहली चीज सी अल्फा, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ सी, ये पहली बात है। मैंने ये अल्फा है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल इस इक्वेशन से बिल्कुल क्लियर होता है। एंड इसमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो है ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन दूसरी इक्वेशन में अगर मैं यहां पे भी स्टार डाल दूं तो इसका मतलब है दैट अल्फा, सेकंड पॉइंट है, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए ना, यही चीजें आपके सामने आ रही हैं, दो इंपॉर्टेंट नोट्स। इससे क्या क्लियर होता है आपको, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे, मतलब क्या है, आपने एक बीकर लिया है और आपने उस बीकर में क्या किया, चलो मैं इरेज करता हूं, मैं नीचे दिखाता हूं आपको, मैं नीचे समझाता हूं। चलो ये तो आपको समझ आया है, ये 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन जो मैंने आपको समझाया है मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही सिंपल भी है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे इजीली। देखिए, मान लो मेरे पास एक बीकर है या कंटेनर है मेरे पास, मैंने उसमें क्या किया काम, मैंने उसमें कोई वीक एसिड डाला है। चलो मान लो मैंने इसमें क्या डाला, मैंने इसमें डाला एसिटिक एसिड CH3COOH, और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो भी था, सपोज वो कितना था, वो V था, V इसका वॉल्यूम था, ये मैंने इसमें डाल दिया, और इसमें कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी, जितनी भी थी C थी। अब देखिए, तो ये डिसोसिएट किस हिसाब से होगा, ये डिसोसिएट अल्फा के हिसाब से होगा। अब आप क्या करेंगे काम, देखिए मान लो अगर आपने V इंक्रीज किया, V इंक्रीज करो अल्फा इंक्रीज होगा, V डिक्रीज करो अल्फा डिक्रीज होगा। V इंक्रीज कैसे करते हैं हम, वॉल्यूम आप सिस्टम में इंक्रीज कैसे करोगे, जब आप इसमें वाटर डालोगे या सॉल्वेंट डालोगे। देखिए, जो ही आप इसमें पानी डालोगे तो ये इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। देखिए, जब इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, देखिए मतलब आपने V को चेंज किया, यानी कि V चेंज हुआ टू V डैश, जब V चेंज हुआ टू V डैश, इसका मतलब है V डैश विल बी ग्रेटर देन V, बिकॉज़ क्यों, आपने वाटर ऐड किया। इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा, डाइल्यूशन कहते हैं। जब डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, यानी कि जब आप वाटर ऐड कर रहे हो, तो उस टाइम के केस में एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल्स और ज्यादा डिसोसिएट होने लगते हैं। बिकॉज़ व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हेन यू इंक्रीज द वॉल्यूम, अल्फा इंक्रीजेस, मींस डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेस। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि अगर आपका, चलो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, पहले 100 में से 5% के हिसाब से अगर आप जाओगे तो इसका मतलब है 5%, 100 का 5% कितना होता है, 5 मॉलिक्यूल्स। जब इसमें से 100 में से 5 मॉलिक्यूल्स ही डिसोसिएट होंगे, ये भी 5 बनेंगे, ये भी 5 बनेंगे, एज लॉन्ग एज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन आपको ये इक्वेशन क्या कहती है, अगर आपने वाटर ऐड किया, आपने डाइल्यूशन की, इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है, सर अगर हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया तो अल्फा इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने इस सिस्टम में वॉल्यूम जो इंक्रीज किया, डाइल्यूशन की, वाटर डाला, तो आप समझो कि अब 100 में से, फॉर एग्जांपल अगर इससे पहले 5% डिसोसिएट हुए थे, मान लो आप 6% हो जाएंगे, सपोज मान लो 5.5 हो जाएगी, 6.5 हो जाएगी, 7% हो जाएगी। इसका मतलब वो अल्फा इंक्रीज हुआ। जब अल्फा इंक्रीज हो जाएगा तो ये आयंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे, इसका मतलब है डिसोसिएशन इंक्रीज हुआ। सो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, दैट इंक्रीज इन द वॉल्यूम या विद द इंक्रीज इन डाइल्यूशन, the degree of dissociation of weak electrolyte, suppose here weak acid, increases, and this law is called as Ostwald's. This law is called as Ostwald's dilution law. Please try to understand what I am saying. This law is called as Ostwald's dilution law. Ostwald's dilution law कुछ नहीं है, बस ये हमें इतना ही बताता है कि अगर आपने किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में वॉल्यूम बढ़ाया,
डाइल्यूशन की, उसके हिसाब से उसमें डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। जब डिसोसिएशन बढ़ जाएगा ज्यादा आयन्स प्रोड्यूस होंगे, लेकिन हाँ थोड़ी देर बाद फिर से इक्विलिब्रियम जो है वो रीएस्टैब्लिश हो जाएगा। तो these were the equations so far as the dissociation of or ionization of weak acid is concerned। यहाँ पे मैंने weak acid की एग्जांपल ली और मैंने एसिटिक एसिड यहाँ पे लिया। सबको क्लियर हो गया? तो Ka ही आपको बता रहा है कि हाँ मैंने आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की बात की, इसलिए मैंने यहाँ पे एसिड लिया। बाकी इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, देखिए सारी इक्वेशंस आपको ध्यान में रखिए आपने, अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अब वीक एसिड नहीं लूंगा बल्कि वीक बेस लूंगा, बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। हाँ खाली हमने एसिड की जगह अब ए बेस लिया। देखिए मान लो अब मैं बेस लेता हूं, वीक बेस लेता हूं, कोई वीक बेस, चेक इट आउट। मैंने वीक बेस ली, जो ही मैंने वीक बेस ली तो चलिए कोई वीक बेस लेते हैं, मैं जनरल एग्जांपल ही दूंगा। आप वीक एसिड के लिए ऐसे भी लिख सकते हो HX इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीक एसिड, जो मैंने इससे पहले दिखाया। ये डिसोसिएट होगा, एक देगा H+ और दूसरा देगा X नेगेटिव एक्वस फॉर्म में। ऐसा भी लिखा होगा आपकी बुक्स में, आप कंफ्यूज नहीं होना। वीक एसिड इसलिए बिकॉज प्रोटॉन तो दिखाना है आपको, ठीक है ना। तो X इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन। आप HA से भी दिखा सकते हो, आप HA से भी दिखा सकते हो, जरूरी नहीं है आप HA से भी दिखा सकते हो। ऐसे HA इज अ वीक एसिड, यहाँ पे आप X नेगेटिव की जगह A नेगेटिव लिख सकते हो। इसी तरीके से अगर आप बेस दिखाओगे, बेस सिंस बेस का B होता है, या आप ऐसे भी दिखा सकते हो COH H2O गिव्स फॉरवर्ड बैकवर्ड, एक तो कैटायन पार्ट मिलेगा C+ और OH हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ऐसे मैंने C जानबूझ के इसलिए लिखा बिकॉज कैटायन है तो C से रिप्रेजेंट होता है। तो ये आप जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो कोई मसला नहीं है। अब सिंस आप इसे कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं इसलिए जनरली डायरेक्टली आपको एग्जांपल ही देता हूं। चलिए मैं आपको वीक बेस दूंगा एग्जांपल। मान लो मेरे पास एक वीक बेस है NH4OH, ये एक वीक बेस है डियर स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालिए, बिकॉज पानी में तो डालना पड़ेगा, तब तक ये डिसोसिएट नहीं होगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रोलाइट है। मैंने आपको पहले ही कहा इलेक्ट्रोलाइट्स वो सबस्टेंसेस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होते हैं और आयन्स फर्निश करते हैं। सिंस ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे आयनाइजेशन पार्शियल होगा, डबल हेडेड एरो से दिखा है। क्या बनेगा देखिए, एक बनेगा NH4 पॉजिटिव कैटायन, ऑफ कोर्स ये एक्वस फॉर्म में होगा, और प्लस ये देगा हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव एक्वस फॉर्म। इतना तो सबको पता है, दो सबस्टेंसेस व्हिच हैव टेंडेंसी टू गिव OH नेगेटिव उनको बेसिस कहते हैं। सिंस द dissociation or ionization is not complete, is partial, therefore it's called as weak base. So ammonium hydroxide is a weak base. फिर से वही बात आएगी, इस इक्वेशन के लिए मुझे बताओ K का वैल्यू क्या होगा। चलो मैं K का वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ। चलो मान लो इक्विलिब्रियम आ गया और पता मुझे K का वैल्यू कितना होगा। K का वैल्यू होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस एक्वस में नहीं लिखूंगा, अब आप वो खुद ही समझेंगे, into OH minus divided by molar concentration of ammonium hydroxide NH4OH और वाटर है। ये ऐसे लिखते थे ना हम, मैंने इससे पहले भी आपको ऐसे ही लिखवाया था एसिड के केस में। अब यहाँ पे बेस है, फर्क कितना ही है। सिंस वाटर की कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहती है, बिकॉज आप पहले ही एक्सेस में लेते हो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन तक चेंज नहीं होती, तो मैं इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर किसके बराबर है, बाकी क्या रहा वहां पर, NH4 प्लस इंटू OH माइनस, देखिए डिवाइडेड बाय NH4OH, बस ये रह गया। देखिए सिंस यहां पे बेस है, बिकॉज आपने बेस की बात की, तो इस कांस्टेंट को, अब ये वाला जो कांस्टेंट है एक कांस्टेंट है और उसका नाम मैं लिखूंगा Kb। वहां पे मैंने लिखा था Ka बिकॉज वो आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड था, यहाँ पे बेस है इसलिए मैंने Kb लिखा। तो किसके बराबर होगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन दैट इज अमोनियम आयन इसको कहते हैं, इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट इक्विलिब्रियम। चलो इसको मैं ब्लॉक में रखता हूं। अब मान लो ये इक्वेशन मेरा A है, जैसे मैंने उस टाइम लिखा था, तो Kb इसके बराबर निकला।
अब आते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं वैसे ही दिखाऊंगा फिर से। देखिए मान लो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी कि जब रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई नहीं थी, प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? मान लो c मोल्स पर लीटर, यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन c थी। उस टाइम ये अभी बने नहीं थे, आयोनाइजेशन हुआ नहीं था, तो ये 0 है। बताओ जब इक्विलिब्रियम आएगा एट t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम, तो इसमें से कितना घटेगा मैं समझा चुका हूं, इसमें से c में से c अल्फा घटेगा। एंड व्हाट इज अल्फा है? अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन फॉर वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जितना भी होगा ये वही अल्फा नहीं है जो वीक एसिड के केस में होगा, ये इस वाले वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा है। तो बताओ ये कितना बनेगा? ये भी सी अल्फा बनेगा और डियर स्टूडेंट्स ये भी सी अल्फा बनेगा। सबको क्लियर हो गया? देखिए अब बताओ व्हाट इज C माइनस C अल्फा? इट रिप्रेजेंट्स द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट इक्विलिब्रियम, वो तो उस इक्वेशन में यहां पे है, और ये रिप्रेजेंट करता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन एट इक्विलिब्रियम एंड दिस रिप्रेजेंट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एट इक्विलिब्रियम। जरा ये वैल्यूज उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, बताओ मुझे। तो मैं यहां पे लिखूंगा देयरफॉर Kb इज इक्वल टू, बताओ अमोनियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? तो वो तो C अल्फा है, मैं लिखूंगा फिर से C अल्फा। हाइड्रोक्साइड की भी C अल्फा है और उसकी है C माइनस C अल्फा। बिल्कुल वही प्रोसेस है जो मैं समझा चुका हूं। तो ये होगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर C इंटू C स्क्वायर अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सिंस C दोनों में है मैं एक कॉमन निकालूंगा 1 माइनस अल्फा। अब C का स्क्वायर और एक C चला गया, देखिए ये किसके बराबर होगा? C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। फिर से वही कंडीशन आ गई, सिंस द अल्फा इज लेस देन वेरी वेरी लेस, देयरफॉर सिंस, मैं यहां पे फिर से लिखूंगा सिंस अल्फा इज लेस देन 5% होता है एंड इट इज लेस देन 1, देयरफॉर इसको नेग्लेक्ट करोगे तो क्या आएगा? देयरफॉर Kb जो है आपका किसके बराबर होगा? वो होगा C अल्फा स्क्वायर। चेक इट आउट। वहां पे आया था Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, क्योंकि वहां पे वीक एसिड था। यहाँ पे वीक एसिड नहीं बल्कि बेस है, तो यहाँ पे Kb आएगा। सो Kb इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। सबको सब समझ आ रहा है ना डियर स्टूडेंट्स? अब देखिए तो एक इक्वेशन हो गई, और जरा अल्फा मुझे बताओ किसके बराबर होगा? मैं डायरेक्ट लिखता हूं, जब अल्फा आपको निकालना है तो पहले ये डिवाइड करोगे और इसका स्क्वायर इसमें रूट चढ़ जाएगा, तो अल्फा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Kb डिवाइडेड बाय C। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट ईयर। मैं फिर से कह रहा हूं, व्हाट इज Kb? Kb is the dissociation constant of weak base. Kb is the dissociation constant of weak base and its value remains constant at constant temperature for that particular weak base. Clear? From one weak base to another weak base, Kb का वैल्यू चेंज हो सकता है। हाँ ज्यादा फर्क नहीं होगा बट सेम भी नहीं होगा, बिकॉज जब बेस ही डिफरेंट होगी तो Kb का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है और होगा इवन एट कांस्टेंट टेंपरेचर। अब चलिए मुझे बताओ, फिर से मैं लिखूंगा, क्या मैंने आपको नहीं कहा दैट C जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मैंने इसे थोड़ी देर पहले बताया, C के बजाय आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय V। इसका मतलब क्या है? अगर 1 मोल डिसॉल्व हुआ है V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, तो उस टाइम मोलर कॉन्सेंट्रेशन C किसके बराबर है? 1 डिवाइडेड बाय V। जब वो 1 डिवाइडेड बाय V के बराबर है, तो मुझे बताओ इस इक्वेशन को हम फिर से कैसे लिख सकते हैं? देयरफॉर अल्फा इज इक्विवेलेंट टू, तो C के बजाय 1 by V ऊपर जाएगा, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ Kb into V। देखिए ना, Kb into V, what does it mean? It means that जितना वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे उतना आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो फिर से वही बात हुई ना, दैट वी आर डिस्कसिंग हियर ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, दिस इज ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। अब कभी कभार आपको डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में दैट एक फलानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड दिया होगा या वीक बेस दिया होगा, उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया होगा, अगर एसिड है तो Ka दिया होगा, अगर बेस है तो Kb दिया होगा, और वहां पे इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन दी होगी या सपोज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी दिया होगा। तो आप इन इक्वेशंस में से जो वैल्यू आपको फिर निकालना होगा तो वो आप निकालेंगे आराम से। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना वो आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है ना? तो मैं जल्दी जल्दी आपको ये चीजें जो है बताना चाहूंगा। यहाँ पे मैं इरेज करता हूं,
तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, वो ये कि हमने आज वीक एसिड के लिए पढ़ा, आयोनाइजेशन और वीक बेस के लिए पढ़ा। तो मैं जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करूंगा आपके लिए। दैट वीक एसिड और वीक बेस के लिए हमने क्या पढ़ा कि आयोनाइजेशन कैसे होता है, और फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और उसके आयोनाइजेशन कांस्टेंट के रिलेटेड कौन सी जो है इक्वेशंस होती है। तो पहले हमने पढ़ा दैट के ए जो होता है वो होता है बराबर, शाबाश, होता है बराबर सी अल्फा स्क्वायर। ये एक इक्वेशन थी, इसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरी इक्वेशन ये थी अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए डिवाइडेड बाई सी। ये दूसरी इक्वेशन थी। इसमें आप जैसे, इसका मतलब ही यही है, ये सेम इक्वेशन है, बस तरीका डिफरेंट है लिखने का। और तीसरी इक्वेशन हमने ऐसे लिखी थी अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए इनटू बी। बस ये चीजें थी। ये ओस्टोवाल्स डाइल्यूशन लॉ एक्सप्लेन करता है। जितना आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। और बेस के लिए क्या था, सिंस यहाँ पे एसिड था इसलिए मैंने के ए लिखा। बेस के लिए के ए के बजाय के भी आएगा, वहां पे भी आएगा सी अल्फा स्क्वायर। What is C? Initial molar concentration. Alpha is the degree of dissociation. Therefore, alpha will be equivalent to here Kb divided by C. सबको क्लियर हो रहा है? And finally, in terms of Oosthuor's dilution law, alpha will be equivalent to under root of Kb multiplied by V. So these are some of the important equations जिन पे आपको प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है। So मेरे प्यारे बच्चों, दिस वॉज अवर वीडियो लेक्चर नंबर ओवरऑल इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमारा ओवरऑल वीडियो लेक्चर नंबर 19 था। और आयोनिक इक्विलिब्रियम जो पार्ट है उसके हिसाब से हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 2 था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई। प्लीज़ आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए और नोट बुक में ये लिखना आप ना भूलें। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, मुझसे जितना हो पा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। प्लीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर नंबर 20 में, यानी कि वीडियो लेक्चर नंबर 3 में। तो टिल देन आप अपना ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।